ईयर 1951 में पीएम मुसादिक ईरान के पीएम बनते हैं और यहां से चीजें चेंज होती हैं। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, इस पे पहला हक भी हमारा होगा। इन्होंने आके ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि अब जो ईरान का ऑयल है उसका असली प्रॉफिट ईरान के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन और वेस्ट कंट्रीज जो है उनको कम मिलेगा। अब ये कर तो दिया पीएम मुसादिक ने, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। ये जो ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये चीज यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रिटेन का तो सीधा पैसे का नुकसान हो रहा था और यूएस को भी बहुत बड़ा डर था कि अब इसके बाद पीएम मुसादिक जो है अब ये सोवियत यूनियन से जाके ना हाथ मिला लें। तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजैक्स के नाम से। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीएम मुसादिक को हटाया, उठा के जेल में डाल दिया और ईरान में पहले से ही जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो यूएस के हिसाब से चलते थे, इनकी की सारी पावर बढ़ा दी और चीजें अपने हिसाब से चलाने लगे। और ये चीज करने से ईरान यूएस का एक अलाइंड स्टेट बन गया। फॉरेन पॉलिसी से लेके तेल की डील्स तक हर डिसीजन में यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा ईरान के अंदर। अब ये जो पीएम को उठा के जेल में डाल दिया और ये सारी डील यूएस खुद करने लगा, ईरानियंस ने इसको अपनी एक बेइज्जती की तरह लिया। ईरानियन ने कहा कि यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे देश में घुस के एक इलेक्टेड पीएम, जिसको ईरान की जनता ने चुना था, उसको हटा के अपना वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। और ये जो आप डेथ टू अमेरिका सुनते हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। आज की डेट में भी ईरान के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं ईरान के अंदर। और अगर आप उस टाइम पे ईरान का मैप देखोगे तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहां सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता था। यूएस जो था वो ईरान को मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रखना चाहता था, ताकि ईरान सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है उससे एकदम दूर रखे। इस पूरे टाइम में यूएस ने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इक्विप्ड करना शुरू किया और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही साल बाद ईयर 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेके आया। इसमें यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी और सिर्फ ऐसे ही बस नाम के लिए नहीं दे दी, न्यूक्लियर की नॉलेज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर का इकोसिस्टम होता है, यूएस ने वो ईरान को ट्रांसफर किया। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाए। ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको MIT भेजा गया। तो देखिए, इसके बाद यूएस जो था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान पे। अभी आएगा आगे, मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए, अब ये सारी चीजें यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी, तो यूएस के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से यूएस के लिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कैसे बनता है वो भी बताता हूं। देखिए, अगर आपको याद होगा जो मेरी यूएस डॉलर वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि ईयर 1971 से पहले यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से बैक था। मतलब कि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल में यूएस डॉलर वाली वीडियो में डिस्कस किया और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएस डॉलर का फ्लो पूरी दुनिया में बढ़ा, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी बना। लेकिन ईयर 1971 के स्टार्टिंग में कंट्रीज को डाउट हुआ कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर दुनिया में घूम रहे हैं। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना चालू किया और जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिकन डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसी को निक्सन शॉक भी बोला जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब ये निक्सन शॉक होता है, इस एक इवेंट से कंट्रीज का डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होने लगा। कहीं ना कहीं यूएस को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कंट्रीज का ट्रस्ट लूज होगा तो वो अपने रिजर्व में डॉलर नहीं रखेंगी, तो इससे डॉलर का दुनिया में डोमिनेंस कम होगा, यूएस की जो हेजेमनी है, जो दबदबा है, उस पर इंपैक्ट आएगा। तो यूएस ने गोल्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू किया ताकि दुनिया में डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे। तो इस टाइम पे यूएस ने देखा कि ऑयल जो है वो दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल कमोडिटी बन चुकी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो ईरान, सऊदी, कुवैत, इराक, मिडिल ईस्ट में था। तो फिर ये सारी चीजें देख के ईयर 1974 में यूएस जो है वो सऊदी के पास पहुंचता है और सऊदी के पास पहुंच के इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। इन्होंने सऊदी से कहा कि जो भी तुमसे ऑयल खरीदने आए उसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में मत बेचो। अब यहां से दिक्कत ये है कि अगर सऊदी सारा कुछ डॉलर में बेचेगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, उस डॉलर का वो करेगा क्या, क्योंकि डॉलर के बदले गोल्ड तो अब मिल नहीं रहा है। तो यूएस ने कहा कि इसको तुम यूएस की इकोनॉमी और ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटीज और प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, इनकी कंट्रीज के अंदर रिलीजियस ऑपोजिशन, मिलिट्री कूप्स, इन सब का बहुत ज्यादा खतरा था और यूएस का सपोर्ट अगर इनके साथ आ जाता, मतलब कि कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता। यूएस अगर कह रहा है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा तो इसका मतलब यूएस इनके पीछे खड़ा है, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा। और सऊदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही लेना है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी चली
रही थी, लोग डॉलर में ही खरीद रहे थे। तो सऊदी इस चीज के लिए मान गया और एक साल के अंदर ही ईयर 1975 तक सऊदी ने, उस समय ओपेक कंट्रीज के अंदर सऊदी की बहुत चलती थी, तो सऊदी ने बाकी ओपेक कंट्रीज को भी इस चीज के लिए मना लिया और ऑयल जो है वो डॉलर में बिकने लगा। इससे जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो भी इनके हिसाब से सेट होने लगे।